Students, good afternoon. That we had started our sixth chapter. That's saying this is Jody's phone. हमने ये चैप्टर सिक्स स्टार्ट किया था जिसका नाम है द जोडी दिस इज जोडीज फोन, यानी कि जोडी का हिरण का बच्चा मृक्षावक। हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं? मृक्षावक कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो अपना थर्ड इसमें जो पार्ट स्टार्ट होता है उसमें हमने इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो रीड कर लिया था। अब देखो इसमें जो सेकंड पैराग्राफ था उसकी भी स्टार्टिंग की जो 3 लाइंस थी वो हमने रीड कर ली थी। इसके बाद हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। He was afraid that it might kick and least at sight and smell of its mother, यानी कि जोडी ने जैसे ही उस हिरण के बच्चे को उठाया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसे डर लग रहा था इस बात का कि कहीं हिरण के बच्चे को उसकी माँ की गंध, यानी उसकी माँ मरी हुई थी उसके पास में, तो उसकी माँ की गंध ना आ जाए और कहीं को छलांग मारकर जोडी की गोद से उछलकर नीचे ना जा गिरे, क्योंकि उसे अपनी माँ की गंध आ सकती थी। कारण क्या होता है बच्चों, जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है अपनी माताओं की गंध से ही पहचान होती है। वो बोल नहीं सकते लेकिन छोटे बच्चे को अपनी माँ की गंध से पहचान हो जाती है। तो जोडी को लगा मानो जो हिरण का बच्चा है उसे भी अपनी माँ की गंध आएगी, फिर वो क्या करेगा, लात मारकर जोडी की गोद से गिर जाएगा। He skirts the clearing and pushed his way into the thicket, यानी कि जोडी ने क्या किया, जल्दी जल्दी चल के जो मैदानी हिस्सा था जहाँ पर उसको वो हिरण का बच्चा मिला था उसको पार किया, और वो जो जब हमने पढ़ा था कि वो जब एंटर हो रहा था तब वहां पर घनी झाड़ियों का थिक एरिया था, और तो उसने उस मैदान हिस्से को पार किया, वापस जाने के लिए उस थिक एरिया तक पहुंच गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, यानी कि जो इसका जो बोझ था, हिरण का जो बच्चे का बोझ था, और जोडी एक छोटा ही बच्चा था तो उसके लिए उस बोझ को उठा के रखना और उसके साथ इतनी जल्दी जल्दी मूव करना, चलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. जो फोन था यानी कि जो हिरण का बच्चा था, मृक्षावक था, उसकी पैर क्या कर रहे थे, बार बार झाड़ियों में अटक रहे थे क्योंकि वो घनी झाड़ियों वाला एरिया था। तो उस कारण से उस अटक रहा था, तो उसके लिए जोडी के लिए चलना बहुत डिफिकल्ट था, और हिरण का बच्चा बिल्कुल ही कमजोर एकदम नवजात था, तो इस कारण वो अपने पैर खुद भी नहीं निकाल पा रहा था, जबकि जोडी को ही उसके फंसे हुए पैर बार बार निकालना पड़ता और उसके वजन को लेकर उसे चलना पड़ रहा था। He tries to shield its face from prickling vines, यानी कि जो छोटी छोटी टहनियां थी, कांटे थे झाड़ियों के, जोडी उससे उस हिरण के बच्चे के चेहरे को बचाने की, उसके सर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इट्स हैड गो विद हिज स्ट्राइड, जोडी ने क्या किया, अपना जो स्टेप्स है, स्ट्राइड है, उनको ऐसे उसके सर से ढक लिया ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंच जाए या उसको चोट ना लग जाए। His heart thrilled with the marvel of its acceptance of him, यानी कि जो जोडी का दिल था वो इस एक्सेप्टेंस यानी उसके अपनत्व के कारण, उस हिरण के बच्चे के अपनत्व के कारण बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हिरण के बच्चे ने मुझे पूरी तरह से अपना लिया है, क्योंकि हिरण का बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, ना ही उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the interaction with the road home. वो जो ट्रेल थी, जो पतली पतली गलियां और ट्रैक जो था, उससे जल्दी जल्दी उसमें चल के जोडी उस रोड तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, या उस चौड़े रास्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो कि घर तक जाता था। He stopped to rest and set the phone down on its digit लेग, यानी कि जोडी ने अब जब वो चल रहा था उस पगडंडी में तो वो थक चुका था, क्योंकि एक छोटे लड़के के लिए इतना सारा वजन उठाना
और दूसरी बार झाड़ी और जंगल के बीच से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो वो रेस्ट के लिए बैठ गया और उसने हिरन का जो बच्चा था उसके वो पतले पतले से पैर थे, उसने उसको उस पे खड़ा कर दिया, और यानी कि हिरन के बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। इट ऑन देम, और वो हिरन का बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया और जोडी को देखने लगा। इट लुक एट हिम एंड प्लीज्ड, यानी कि वो हिरन का बच्चा जोडी को देखने लगा और थोड़ी थोड़ी आवाज भी करने लग गया, और वो थोड़ा बहुत इधर उधर हिलने भी लग गया। He said, and then I will carry you after get my breath. तो जोडी ने उससे कहा कि मतलब जोडी उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि मैं तुम्हें अपनी सांस ठीक होने के बाद ही गोदी लूंगा, क्योंकि हिरन का बच्चा जैसे थोड़ी थोड़ी आवाज करने लगा तो मानो वो जोडी से ऐसे कह रहा हो कि तुम मुझे गोद में उठा लो। तो जोडी ने उससे क्या कहा कि मैं तो मेरी सांस ठीक होने तक, क्योंकि वो हाँफ रहा था, तो मेरी सांस ठीक होने के बाद मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। He remembered his father saying that a form would follow if it had first been carried. यानी जोडी को तभी अपने पिता की कही हुई एक बात याद आई कि हिरन का बच्चा जो उसे पहली बार उठाता है उसको भी फॉलो करता है, यानी कि जो सबसे पहले उसको उठाता है उसे उसकी गंध की पहचान हो जाती है और वो हमेशा उसे फॉलो करता है। He started away slowly, तो जोडी ने धीरे धीरे दूर चलना शुरू कर दिया, यानी कि वो देख रहा था कि हिरन का बच्चा मेरे पीछे पीछे आता है या नहीं आता है, तो उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया। The fawn stared him after all, जो हिरन का बच्चा था वो उसको स्टेयर करने लगा, यानी कि घूरने लगा कि ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है। He come back to it and stroked it and walked away again. यानी कि जोडी फिर वापस जब उसने घूरा हिरन के बच्चे ने तो वापस उसके पास आया और उसको थपथपाया, ऐसे हाथ से थपथपाया हिरन के बच्चे को और वापस दूर चलने लग गया। It was a few wobbling steps towards him and cried piteously, यानी कि जो हिरन का बच्चा था वो अपने जो डामाडोल उसके कदम थे, कमजोर कमजोर से पैर से उनसे एक दो कदम वो चला और फिर ऐसे मतलब पीटी आवाज में, यानी बिल्कुल दयापूर्वक आवाज में वो मिमियाने लगा या आवाज करने लगा क्योंकि जो भी उससे दूर जा रहा था तो उसको ऐसा था कि ये मुझे अपने साथ लेके जाए। इट वॉज वो willing to follow him, वो क्या करना चाहता था, हिरन का बच्चा उसको जोडी का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसके पैर इतने कमजोर थे कि वो उसका पीछा नहीं कर सकता था। इट बिलोंग्ड टू हिम, क्योंकि जोडी, अब वो हिरन का बच्चा किसका था, जोडी का था, जोडी से ही बिलोंग करता था। इट वॉज his own, ये सिर्फ उसी का था। he was white-headed with his joy, जोडी था वो ये सब देखकर कि हिरन का बच्चा मुझसे फॉलो कर रहा है, मेरे लिए आवाज निकाल रहा है, यानी कि मिमिया रहा है, मेरे लिए वो क्राई कर रहा है, तो ये सब देखकर जोडी का जो दिल था वो खुशी से भर गया, क्योंकि उसे ये महसूस हो गया था कि अब हिरन का बच्चा सिर्फ मेरी ही संपत्ति है। he wanted to fondle it, to run and roam with it to call to it to come to him, यानी कि जो जोडी था वो ये चाहता था कि वो उसके साथ उसका लाड करे, उसको प्यार करे, उसके साथ भागे खेले और उसके साथ जब उसे चाहे उसे अपने पास बुलाए, जब चाहे उसके साथ खेलना कूदना करे, वो सब अब जोडी था उसके मन में ख्याल आने लगे कि इस हिरन के बच्चे के साथ मैं ये सब करने वाला हूँ, क्योंकि अब वो उसकी संपत्ति थी। He dared not alarm it, वो उसे चिताने की हिम्मत नहीं की, यानी कि जैसे ही हिरन का बच्चा था वो जैसे चलने लगा या थोड़ा बहुत कुछ करने लगा तो जोडी ने उसको चेताने की हिम्मत नहीं की कि कहीं ये बीच में रुक ना जाए। He picked it up and carried it in front of him over his two arms, जोडी ने उसको उठाया और अपने दोनों बाहों में ऐसे भर लिया। It seemed to him that he walked without effort, और उसे ऐसा लगा कि वह बिना प्रयास के ही चला हो, जैसे कि हिरन के बच्चे ने बिल्कुल ही प्रयास नहीं किया और वो उसके पीछे चल रहा हो। His arms began to ache and he was forced to stop again, यानी कि जोडी ने जब हिरन के बच्चे को उसने दोबारा उठा लिया और चलने लगा तो पहले से उसने इतनी मेहनत कर रही हुई थी तो उसको थकान हो रही थी, तो अब उसके जो हाथ थे वो भी दर्द करने लगे और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया, उसको इतने
पैर और हाथ दर्द करने लगे तो उसे दोबारा रुकना पड़ा। When he walked on the phone followed him at once. जब दोबारा वह उससे दूर जाने लगा तो हिरन के बच्चे ने फिर से उसको फॉलो किया। He allowed him to walk a little distance then picked it up again. जोडी ने उसको थोड़ी दूर पैदल हिरन के बच्चे को चलने दिया और फिर उसको वापस से उठा दिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, यानी अब घर की दूरी कुछ नहीं थी, यानी कि वो घर के जिस पास में पहुंच गए थे। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिड इट एंड वाचिंग इट टू फॉलो, यानी कि जोडी ने उसके लिए जोडी तो उसको लेकर कहाँ पूरी रात दिन भर चला था, क्योंकि सुबह से लेकर वो शाम तक उसको ढूंढ रहे थे और उसको अब जो घर की दूरी बची थी वो इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने पूरा जंगल पार करके वो उसको लेकर आया था। He was late and sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. यानी कि जो जोड़ी था वो पूरी रात और दिन चल के थक चुका था, उस पसीना पसीना तर-बतर हो रहा था। तो जो जून के महीने में जो सुबह-सुबह जो ठंडी ब्रीज यानी कि ठंडी-ठंडी जो हवा बह रही थी, वो जोड़ी को और भी ज्यादा आराम दे रही थी। The sky was as clear as spring water in the blue china cup, यानी कि जो आसमान था वो इतना साफ था जैसे नीले जो चीनी की मिट्टी के कप में झरने का पानी डाल दिया हो, क्योंकि जो झरना होता है उसका पानी एकदम व्हाइट और एकदम क्लियर दिखता है। He came to the clearing. अब जो जोड़ी था वो जंगल का से निकलकर जो मैदानी भाग था वहां पर आ चुका था। It was fresh and green after night's rain. और ये जो एरिया था घास का मैदान यानी कि मैदानी भाग था वो रात की बारिश के कारण एकदम ठंडा और एकदम हरा भरा दिखाई दे रहा था। He fumbled with the ledge and was finally able to set down the phone to manage it. जो जोड़ी था वो अपने घर के आगे पहुंच चुका था, तो उसने जो कुंडी होती है वो खोलने की कोशिश करता रहा और उस जो हिरन का बच्चा था उसको उसने उतार कर उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। Then he had an idea. He could walk into the house into Penny's bedroom with the phone walking behind him. तभी उसको एक आइडिया आया कि वह घर में पेनी का जो रूम था बेडरूम था वहां पर चल के जाएगा और जो हिरन का बच्चा है वो उसके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि हिरन के बच्चे ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। बट एट द स्टेप द फोन बॉब एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, लेकिन जैसे ही सीढ़ी आई तभी हिरन का बच्चा था जो कि चल के लगा था, उस आइडिया का वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही सीढ़ी आई तो हिरन का बच्चा था वो थोड़ी दूर चल तो लिया लेकिन उसको सीढ़ी पे चढ़ना नहीं आया और वो वहां पर रुक गया, उसने सीढ़ी पर चढ़ने से इनकार कर दिया। He picked it up and went to his father, और जोडी ने फिर उस हिरन के बच्चे को उठाया और अपने पिता के रूम में चला गया। पेनी ले विद क्लोज आइज, और पेनी वहां पर अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ था। जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने आवाज लगाई कि पिताजी देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन फ्लैश्ड हेड अगेंस्ट हिम। जोडी जैसे पेनी ने सर हिलाया तो उसने देखा कि जोडी उसके पास ही खड़ा था और उसने जो हिरन का बच्चा था उसको कस के पकड़ा हुआ था। It seems to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. पेनी ने क्या महसूस किया? पेनी को ऐसा लगा जैसे कि लड़के की जो आंख है यानी जोड़ी की जो आंखें हैं वो इतनी चमकदार है जैसे मानो हिरन के बच्चे की आंखें चमकदार हो। He said, I'm glad you found him. यानी कि जो जोड़ी था उसने कहा कि मुझे खुशी हुई कि तुम इस हिरन के बच्चे को ढूंढ कर ले आए। जोड़ी ने वेट टू द किचन, फिर उसके बाद जोड़ी किचन में चला गया था। फोन वॉक्ड आफ्टर हिम, और जो हिरन का बच्चा था वो भी धीरे धीरे जोड़ी का पीछा करके किचन में पहुंच गया, उसके आगे चलने लग गया। A pan of boiling milk stood in the kitchen sink, जो किचन की स्लेट बनी हुई थी, जो पट्टा बना हुआ था, जोड़ी जोड़ी ने देखा कि वहां पर सुबह का जो दूध था वो रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर दूध के ऊपर क्रीम आई हुई थी। ही स्कीम द क्रीम इनटू अ जग, जोड़ी ने क्या किया, जो मलाई आई हुई थी उसको हटाकर एक जग में डाल दिया। ही प्योर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल बाउल, और उसने एक छोटे से प्याले में थोड़ा सा दूध डाला। ही हेल्ड इट
आउट टू द फोन, और इसने उसने वो प्याला हिरन के बच्चे के सामने रख दिया। इट पुटन इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, और जैसे हिरन के बच्चे ने क्या किया, उस छोटे से बर्तन को उसके पास उसने सूंघने की कोशिश की, उसको और झटका दिया, मतलब कि उसने उसको सूंघा और ऐसे ही झटका दिया जैसे जानवर को देखते हैं ना, हम कई बार पानी वगैरह में मुंह देते हैं और फिर अपना मुंह झटका लेते हैं। He saved it precisely from spilling over the floor। तभी जोडी को लगा कि ये तो ऐसे दूध को चारों तरफ फैला देगा, तो जोडी ने क्या किया, उस दूध को चारों तरफ फैला देने से उसको बचा लिया, उसको अपनी तरफ ले लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द क्राउड, यानी कि जो हिरन का बच्चा था उसने उस बर्तन, जो बर्तन था उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि ये बर्तन क्या है और इसमें क्या डाला हुआ है, क्योंकि उसने वो पैदा होते ही ना तो उसने कुछ खाया पिया था, तो उसको पता ही नहीं था कि ये सब चीजें क्या है। He did, देखो, he dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth, और जोडी ने अपनी उंगलियां उस दूध में डुबोई और हिरन का के बच्चे का जो नरम नरम सा मुंह था उसके अंदर, उर्मिला जो मुंह था उसने उस उंगलियां उसके मुंह में डाल दी। इट्स ग्रीडली, और जो हिरन का बच्चा था वो बहुत ज्यादा भूखा था, तो उसने ग्रीडली यानी लालची होकर उन उंगलियों को जल्दी जल्दी चूस लिया या उनको चाट लिया। When he withdrew them, it pleased frankly and buttoned him। जैसे ही जोडी ने हिरन के बच्चे के मुंह से अपनी उंगलियां निकाली, तो वो हिरन का बच्चा बेचैन हो गया कि इसने मुझे, मतलब उसको भूख लगी हुई थी, तो इसने ये उंगलियां क्यों निकाली, और वो बेचैनी से मिमियाने लग गया। He dipped his finger again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk। और उसने फिर दोबारा अपनी उंगलियां जोडी ने दूध में डुबोई और हिरन के बच्चे को ने उन उंगलियों को फिर से चूस लिया और उन्हें धीरे से दूध की तरफ नीचे ले आया, और जोडी ने जैसे उसके मुंह में दोबारा उंगलियां डाली, उसने चूस ली और वो वापस अपनी उंगलियां धीरे से दूध में ले आया और उसको चटाने लगा। द फोन बिलेड सट एंड स्नोर्ड, यानी कि जो हिरन का बच्चा था वो फुकार मारकर बुलबुले बनाए और उसने वो दूध चूस लिया और वो गुर्राने लग गया, मतलब थोड़ी आवाजें करने लग गया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, जो हिरन का बच्चा था वो अपने जो खुर थे, अब जानवरों के पास कई बार हम जो ये अपने पेट जानवर होते हैं उनके सामने हम देखते हैं कि जब हमने इनके सामने खाना रखा है उसको वापस छीन लेते हैं, तो ये अपने खुर है ये जोर जोर से इम्पेशेंट होकर यानी कि अधैर्य पूर्वक उनको थकथकाने लग जाते हैं। तो जैसे जोडी ने वो थोड़ा सा दूध उसको पिलाया और वापस अपने उंगलियां नीचे कर ली, तो वो ऐसे अपने खुर को ठकठकाने लग गया। As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was constant। और जैसे ही जितनी देर जो दूध में डूबी हुई उंगलियां जोडी उसमें दूध में डुबो के रखा था, तब तक वो हिरन का बच्चा वो संतुष्ट रहता था कि हाँ ये मेरे को क्या करने वाला है, दूध पिलाने वाला है। इट क्लोज इट्स आईज डीपली, और वो हिरन का जो बच्चा था उसने अपने आंखें एकदम से बंद कर ली, जैसे जो भी मतलब उसको दूध देने लगा तो उसको संतुष्टि हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट स्मेल टेल फ्लिक्ड स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो पीछे जो छोटी सी पूंछ थी वो उसको धीरे धीरे हिलाने लग गया। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन द स्वेल ऑफ फॉर्म एंड प्रोटीन, और जो लास्ट की घूंट थी दूध की वो उसने गट गट करके उस हिरन के बच्चे ने पूरी तरह से पी ली। अब स्टूडेंट्स देखो कि अपना ये चैप्टर तो पूरा हो गया है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब अपने को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अपनी क्लास अभी बाकी है। अब ना लास्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सॉरी सेवंथ चैप्टर आता है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज का भ्रमण। स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है ये फिरदौस कामका नाम के राइटर द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने यहाँ पर जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। स्टूडेंट्स जिस तरह की जो कोई किसी की एक्सपीरियंस या ऑटोबायोग्राफी अपने पास आती है तो इसका मतलब होता है वो क्या है, हमारे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत है, क्योंकि लोगों के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी हमें क्या देती है,
उनके जीवन से प्रेरणा लेने का और उनके जीवन से जो भी सीख हमें मिलती है वो सीख लेने का मौका देती है। और इस तरह के जो भ्रमण वगैरह है या किसी इंसान का लाइफ का कोई एक्सपीरियंस आता है तो हमें ये बताता है कि हमें हमारी सिचुएशन से कैसे डील करना है। सो स्टूडेंट्स, read we are going to read our 7th chapter, that's name is A Visit to Cambridge. चलो मैं इस चैप्टर का नाम बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। Students, we are going to read this chapter. So let's start. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. यानी कि राइटर क्या कहते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का एक रूपक साबित हुआ, यानी इंग्लैंड का एक छोटा जो ग्रुप है वो साबित हुआ। और जब मेरे लिए सबसे जो विचित्र बात, सबसे अलग बात जो हुई, स्ट्रेंज घटना जो हुई वो ये हुई कि जब मैं वहां से रवाना हुआ तो इसकी पूरी तरह से कुछ और ही उल्टा हो गया। यानी कि जैसे मैं वहां से रवाना होने वाला था तो वहां पर मेरे साथ एक अजीब सी घटना घट गई कि मेरे को वहां से निकलना था, लेकिन हुआ ये कि मैं स्टीफन हॉकिंग नाम के जो क्या है साइंटिस्ट है उनसे मेरी मुलाकात हो गई। I was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, thought he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. यानी कि राइटर क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज में जब मैं भ्रमण पर था तो गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया और कहा बेचारा आदमी जो बिल्कुल ही क्या है अपंग है, वो चल नहीं सकता है और आज वो क्या है माना जाए तो आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी भी है क्योंकि वो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है इसलिए। और उनका जिसका आचार्य पद विश्वविद्यालय में हो उसके पास ही है, मतलब उनकी जिस यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका जो आचार्य का पद है वो इसी यूनिवर्सिटी में है, वो इसी स्कूल इस यूनिवर्सिटी में ही एक बड़े पद पर है। And I stayed because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist and author of A Brief History of Time on the biggest bestseller ever lived here। यानी कि राइटर क्या कहते हैं कि मुझे जैसे मैंने उनका नाम सुना तो मैं इतना ज्यादा स्तब्ध रह गया, बिल्कुल ही सब कुछ भूल गया और मैं बिल्कुल वहां से चल दिया और ये उनके तरफ यानी कि जहाँ पर स्टीफन हॉकिंग का रूम था वहां पर मैं चलने लग गया क्योंकि बाकी सब चीजें मैं भूल गया था, क्योंकि वो दुनिया की क्या है बहुत बड़े खगोल शास्त्री है और जिन्होंने समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक लिखी है और जिसकी इस दुनिया में बहुत ज्यादा बिक्री हुई है। उस पुस्तक के लेखक भी वही है और खगोल शास्त्री दुनिया के इतने बड़े खगोल शास्त्री से जो यहाँ रहते हैं उनसे मिले बिना राइटर क्या कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता था क्योंकि इनका सिर्फ नाम भर सुनने से ही मैं सब कुछ भूल गया और उनको फॉलो करने के लिए मैं वहां चल दिया। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phone Stephen Hawking's house। यानी कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि जैसे मेरा भ्रमण पूरा हो गया मैं दौड़कर फोन बूथ जो एसटीडी बूथ होते हैं वहां पर गया और मैंने फोन की जो स्पीकर होता है उसको जोर से खींचा और जिससे कि वह बाहर बूथ तक पहुंच सके। मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फोन लगाया, यानी कि फोन बूथ से जल्दी से मैंने वो स्पीकर पकड़ के अपनी तरफ खींचा ताकि वो फोन जल्दी से मेरे पास आ सके और मैंने स्टीफन हॉकिंस के घर पर उसी समय फोन लगा दिया। There was his assistant on the line and I told him I had come in the wheelchair from
India. Perhaps he thought I had prepared myself all the way to write about my travels in Britain. यानी राइटर क्या कहते हैं कि मैंने जैसे उनको फोन किया तो उनका जो असिस्टेंट था वो उसने फोन उठाया और क्या राइटर कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैं भारत से खुद को एक पहिएदार कुर्सी पर यानी कि जो व्हील चेयर है उस पर लेके आया हूँ और ब्रिटेन में अपनी यात्राओं का विवरण लिखना चाहता तो यानी मैंने ब्रिटेन में मेरी जितनी भी यात्राएं हुई मैं उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस एवन 10 मिनट्स वुड डू यानी कि मैं सिर्फ प्रोफेसर हॉकिंस से स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ और वो अगर मुझे अपने 10 मिनट भी दे देंगे तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाफ एन आवर ही सेड 4:30 to 4 उसने कहा कि 3:30 से 4 बजे तक आप आ सकते हो यानी कि आपको आधा घंटे का टाइम मिल सकता है। आगे वाले राइटर क्या कहते हैं एंड सडनली आई फेल्ट फॉल वीक ऑल ओवर यानी कि राइटर को ये बात सुनते ही क्या कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से कमजोरी अपनी बॉडी में फील होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल you get fed up and people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check यानी कि राइटर क्या कहते हैं कि मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और उसके बाद वो कहते हैं कि अपन के रूप में बड़े बड़े होते आपको जो परेशानियां होती है वो उनको देखकर लोगों से जो परेशान जो लोग होते हैं उनको देखकर जो अपंगता से परेशान होते हैं उनको देखकर लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपको बहादुर बनना चाहिए और मानो आपके पास साहस का बैंक खाता खुला हुआ। राइटर क्या कहते हैं कि आप एक चेक पे खुद डिसेबल होने के कारण एक चेक पे तो खुद साइन नहीं कर सकते और लोग आपको ऐसे भावनाएं मतलब भरते हैं कि मानो आपके पास तो साहस का बैंक खाता ही खुला हुआ हो। The only thing that make you stronger is seeing somebody like you achieving something huge यानी राइटर क्या कहते हैं कि लोगों के कहने से इससे हिम्मत नहीं आती है। हिम्मत आपके अंदर तब आती है जब आप अपने जैसे ही इंसान को देखते हैं और वो भी कुछ हासिल करते हुए कुछ बड़ा हासिल करते हुए आप जब किसी इंसान को अपने जैसे इंसान को देखते हैं तभी आप में कुछ करने की हिम्मत आती है। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought that you could यानी कि तभी आपको ये महसूस होता है और आप ऐसा अंदर से महसूस करने लग जाते हो कि हमारे लिए भी सब कुछ संभव है हम भी कर सकते हैं। किसी को अपने जैसे व्यक्ति को ही बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हुए आपको लगता है देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। I haven't been brave said his somebody's computer voice the next afternoon I have had no voice यानी अगले तीसरे पहर जैसे कंप्यूटर की आवाज ने मुझसे कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब आपके अंदर बॉडी के अंदर ही आपके अपने अंदर इसकी जो आवाज है जैसे कंप्यूटर की फीड आवाज होती है वैसे ही वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से आवाज कह रही है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं मुझे क्या करनी है हिम्मत करनी है और मुझे ये सब कुछ करना ही है मुझे जाना ही है। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his distinguishing body was a choice यानी कि राइटर क्या कहते हैं निश्चित ही मैं कहना चाहता था कि क्या आपने पूर्ति शरीर की वास्तविकता यानी सच्चाई के साथ रचनात्मक तरीके से यानी कि अपनी लाइफ में नए नए काम करके रहना क्या आपके पास एक चॉइस हो सकती है क्या वो आपके लिए विकल्प हो सकता है क्योंकि एक जो पूरी तरह से एबल इंसान है वो कुछ भी कर सकता है वो करने में आसान होता है लेकिन एक आदमी जिसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज है उसके लिए हर चीज करना उतना आसान होता है या नहीं होता है। तो क्या आपके पास और कोई भी चॉइस होती है कि आप या तो आप अपनी जिंदगी को खत्म करें या फिर आप अपनी जिंदगी को एकदम बोरिंग बना लें या फिर आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से आगे चलकर जिंदगी को सफलता दें। But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. किंतु मैं चुप रहा क्योंकि जब भी मैं उससे बोलता अपने आप को हर बार दोषी अनुभव करता इस कारण मैं बिल्कुल चुप रहा।
He was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only paper movement left of him, his long, pale fingers. यानी कि राइटर क्या कहते हैं कि जब वो विवश महसूस कर रहे थे, जब वो हॉकिंस के सामने बैठे हुए थे, तभी वो क्या कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि मुझे अपने आप को दोषी अनुभव होता, मैं उन्हें बोलने को विवश करता था और मैं मैं चुप हो जाता था ताकि वो हॉकिंस मेरे सामने बोले। वह अपने हाथ में छोटे से स्विच को थपथपाते हुए बैठे थे, अपने कंप्यूटर पर शब्दों की तलाश करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि हॉकिंस की जो चेयर है उसके साथ एक कंप्यूटर ऐड है और उनके हाथ में एक स्विच लगा रहता है, उस स्विच को वो हिलाते हैं और उस वर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो सारा काम उस एक हाथ से ही करते हैं और उनकी जो लंबी लंबी पीली पड़ी हुई जो अकड़ी हुई उसकी उंगलियां थी, उनको वो थोड़ी बहुत हलचल करके उस कंप्यूटर पर वर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसमें आवाज आ सके। यानी हॉकिंस खुद नहीं बोल पाते हैं, उनके कंप्यूटर में सब कुछ फीड अप है और जैसे ही वो उसमें क्लिक करते हैं और अपनी उंगलियों से सारा उस कंप्यूटर पे फीड अप कर देते हैं और उसके बाद जिस आदमी ने उनके सामने जो बात बोली है उसका जवाब अपने आप कंप्यूटर से वॉइस में आ जाता है। Every so often his eyes would shut in the frustrated exhaustion. हर बार उनकी आंखें निराशापूर्ण थकान से बंद हो जाती थी। जब भी मैं उनसे कोई बात कहता या वो मुझसे कोई वार्तालाप होती तो उसके बाद उनकी आंखें एकदम थकी हुई सी और एकदम निराशापूर्वक आंखें बंद हो जाती थी। And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrase and sentence still at the corpses। यानी कि राइटर क्या कहते हैं कि मैं उनके सामने बैठा हुआ मैं उनकी मानसिक पीड़ा को महसूस कर सकता था कि उस समय जो उनके मन में बातें चल रही थी, एक डिसेबल इंसान होने के बाद उनको कितनी मेहनत और कितनी अपनी बात समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, वो सब देखकर मैं उनकी जो मानसिक पीड़ा थी वो महसूस कर सकता था। उनका मन उन विचारों को उत्तेजित हो जाता था जो जमे हुए वाक्यांशों तथा लाशों जैसे कठोर वाक्यों में बाहर निकलते थे। यानी जब भी राइटर क्या कहता है कि जब भी मैं उनसे कोई बात कहता वो जवाब देते थे तो उन वाक्यों में जैसे लाश पड़ी हुई लाश या कठोर जो चीजें होती है, जो निर्जीव चीजें होती है उनमें उत्सुकता आ जाए किसी तरह बोलने के कारण, तो वैसी उत्सुकता उनके हर जवाब के साथ मैं देख पाता था। A lot of people seem to think that disabled people are frankly unhappy, I said। यानी कि मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जो अपंग लोग होते हैं वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। I know that not true myself, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। Are you often laughing inside? क्या आप भी अंदर ही अंदर मेरी इस बात पर हंस रहे हैं? About 3 minutes later he responded, I find it assuming when people patronize me। राइटर क्या कहते हैं कि करीब ये बात सुनने के बाद वो अंदर ही अंदर हंसने लगे या क्या बात हुई, जैसे उन्होंने कहा कि राइटर ने कहा उनसे कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो अपंग लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं, तो अब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? क्या आप अपने अंदर ही अंदर इस बात पर हंस रहे हैं? तो 3 मिनट बाद उनका जवाब उन्होंने उत्तर दिया, मुझे हंसी आती है जब लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं, यानी मुझे हौसला देने की कोशिश करते हैं लोग, तब मुझे उन पे हंसी आ जाती है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? यानी राइटर क्या कहते हैं कि क्या आपको चिढ़ नहीं होती जब मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आता और आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता है या आपके काम को बीच में रोक देता है या उसमें खलल डालता है? द आंसर फ्लैश्ड और उसके आंखों उनके जो उत्तर था उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो चमक पड़ा, हाँ मुझे गुस्सा आता है। Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world। और जैसे ही उनके हाँ का जवाब चमका तो मैंने अपना एक तरफा उनका जो मुस्कुराने का तरीका, मिस्टर हॉकिंस का पूरा एरिया पैरालाइज है तो वो अपने थोड़े से हिस्से से स्माइल कर सकते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराया और भावुक या मूर्ख बनने में राइटर क्या कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही स्माइल की तो मुझे ना तो मुझे ये बात सुनकर
भावुक हुआ ना तो मैं, ना ही मैं मूर्ख बना, जबकि मुझे ऐसा लगा कि मैं आज दुनिया के सबसे सुंदर इंसान को देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मिस्टर हॉकिंस जैसे राइटर और मिस्टर हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट जो पूरी तरह से डिसेबल है, जिनको आपने कई बार फोटोज में भी देखा होगा, कई बार आपने आपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा या कोई आर्टिकल पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि मिस्टर हॉकिंस पूरी तरह से पैरालाइज है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के एक जाने माने और बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। और उनके आगे लोग मतलब कि सब नस झुका लेते हैं कि उनको हौसला देने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा डिसेबल, यानी कि उनके कुछ उंगलियां और थोड़ा सा हिस्सा फेस का काम करता है, यानी कि उनके आंखें और थोड़ा सा ये जो लिप्स है यही काम करते हैं, और वो बोल नहीं सकते, ना चल सकते, ना हिल डुल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना हर एक काम करते हैं और उन्होंने इतना नाम कमाया है। तो ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़े मोटिवेशन का कारण बन सकते हैं। तो आपको ये स्टोरी क्या करनी है, पूरी ध्यान से पढ़नी है, पूरी तरह से इसको अच्छे से रीड करना है और इससे मोटिवेट होना है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही होमवर्क करते हैं। हैव अ गुड डे।